से दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद के मौसम की अगर बात करें, मौसम दिन ब दिन सुहाना तो होता चला जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दर्जा रात भी बढ़ा है। गुज़श्ता दिन की अगर बात करें तो झड़ था, इस वजह से दर्जा रात कम था, जाती हुई सर्दी का एहसास दोबारा किया जा सकता था। लेकिन आज जो है वो सूरज की किरणों ने शहर फैसलाबाद को, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान को फिर से अपनी आगोश में लिया है और सुबह सवेरे सूरज की किरणों में चाय की चुस्कियों के साथ मौसम के मजे को बहुत सारे लोगों की जान से दोबारा भी किया जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के चांसेस हैं। हवा में नमी का तनासुब 66% है और हवा 2 नॉट की रफ्तार से चल रही है। तो जनाब, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और मौसम का तो हाल आपने जाना, 24 घंटों के अंदर बारिश के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे आज के सवाल के हवाले से। मेरी मुराद आज के सवाल से ऐसे शख्स से होगी जो कि तहरीक आज़ादी में बहुत ही डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी और अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवाए। फैसलाबाद के एक तहसील के साथ उनका ताल्लुक है, मेरी मुराद भगत सिंह से। तो जनाब, आज का सवाल भी भगत सिंह के हवाले से ये कि भगत सिंह का ताल्लुक फैसलाबाद की किस तहसील से है। तो इसका जवाब जो शख्स देगा उसे बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर फराहम किया जाएगा। उस गिफ्ट हैम्पर के अंदर शैम्पूज भी होंगे, हेयर टॉनिक भी होगा, 7 डे उनकी क्रीम भी है और बहुत सारी चीजें होंगी। अगर आप चाहते हैं कि वो गिफ्ट हैम्पर आप जीतें तो उसके लिए आपको मोबाइल उठाना है और टेक्स्ट करना है या व्हाट्सएप करना है आपके उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले जो खुशनसीब होंगे उन्हें बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर फराहम किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। रोजाना की बुनियाद पे जैसा हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो आप उसकी 30 सेकंड की एक वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है, ताकि हम आपका टैलेंट दुनिया को दिखाएं। वो सिंगिंग का भी हो सकता है, पेंटिंग का भी, एक्टिंग का भी, डायलॉग डिलीवरी का भी, कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है तो उस टैलेंट को छुपाए मत रखें, दुनिया के सामने लाएं। मदद हम फराहम करेंगे। यही नहीं बल्कि आपकी सालगिरह है, अगर आपकी खुशियां जो हैं उनकी सेलिब्रेशंस की वीडियो भी बना के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम वो भी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। तो आज जनाब हमारे कैमरामैन हैं मोहम्मद वकास, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज़ एसोसिएशन जो हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है और बर्थडे सेलिब्रेट जो की गई है वो प्रेस क्लब के अंदर की गई है। बहुत सारे न्यूज़ कैमरामैन वहां पे मौजूद थे। काश हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर आपको ढेरों ढेर तरक्कियां भी दे, खुशियां भी दे, गम आपकी जिंदगी से चले जाएं और जल्द अज जल्द आपकी शादी भी हो। तो हमारी यही दुआ है जनाब। और आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारे एक कैमरामैन हैं कमर बूटा, उनकी भी सालगिरह थी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक और दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां अल्लाह ताला भरे और इसी तरह आपके बच्चों के ऊपर अल्लाह ताला आपका साया कायम व दायम रखे और अल्लाह ताला आपको तरक्कियों से नवाजे। आगे बढ़ते हैं जनाब। ट्रैफिक के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हमारे शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैफिक वायलेशन करते नजर आते हैं और हर चौक चौराहे पे यही वजह है कि ट्रैफिक वार्डन जो है उनका चालान काट रहे होते हैं। लेकिन मसला यहां पे ये पेश आता है कि जब भी कोई ट्रैफिक वार्डन किसी को रोकता है चालान काटने के लिए तो गाड़ी का शीशा खोलते ही या तो कोई कहता है कि वो एमपीए का रिश्तेदार है, या तो वो कहता है कोई बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का कोई रिश्तेदार है। ये कल्चर जो है, जैसा कि आपने देखा कि हम शिकायत तो करते हैं इस चीज की कि पुलिस वाले हमसे बदतमीजी करते हैं, लेकिन उनको हम टॉन्ट किस तरह से करते हैं, तंग किस तरह से करते हैं। ट्रैफिक वार्डन जो कि सारा दिन धूप में खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ इस चीज की ड्यूटी देता है कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए, कहीं कोई ट्रैफिक जैम ना हो जाए, कहीं कोई बगैर लाइसेंस के शख्स सड़क पे गाड़ी लेके ना आ जाए। उनकी हमें एहतराम उनका करना चाहिए, बल्कि हम उनको रोब झाड़ रहे होते हैं। वो हमारी सर्विस के लिए खड़े होते हैं और हम ही उनके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। इसलिए अगर कोई ट्रैफिक वार्डन आपको ठीक तरीके से आपका चालान कट कर रहा है, वायलेशन के ऊपर आपको रोक रहा है, तो आपको जुर्माना भरना चाहिए। तो एक पब्लिक मैसेज है जो कि हम लोगों को देना चाहते हैं। इस ट्रेंड को खत्म करने की जरूरत है और ट्रैफिक वार्डन्स के साथ तावन करें, ट्रैफिक पुलिस के साथ तावन करें, ताकि हम अपने शहर को खूबसूरत बना सकें। आगे बढ़ते हैं जनाब। अगर सेहत के हवाले से गुफ्तगू करें, दिन ब दिन कैंसर के केसेस हमारे फैसलाबाद ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके पीछे क्या वजूहात है? क्या हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि इस बीमारी को बढ़ने में जो मदद दे रहा है, या जदीद दौर के अंदर
खानों गजा के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि शहरियों को फेस करनी पड़ती हैं, या ये जेनेटिक डिजीज है जो कि इंसेस्टर से ऑफस्प्रिंग में यानी बड़ों से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रही है। इन तमाम तर वजूहात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दे रखी है हमारे शो के अंदर। डॉक्टर खालिद साहब मौजूद होंगे हमारे साथ, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं कैंसर वार्ड और अलाइड अस्पताल के, और उनके साथ साथ डॉक्टर हफ्सा हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं। तो आप दोनों को जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। और पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर खालिद की तरफ चलें। सर, क्या वजह है, आज से 10 साल 20 साल पहले देखा जाए कैंसर मर्ज मौजूद तो थी, लेकिन जितने केसेस आज मौजूद हैं वो अनकंट्रोल्ड होते चले जा रहे हैं, और यूं महसूस होता है कि कैंसर वार्ड तो कम ही है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से हॉस्पिटल भी एक बड़ा खोलना पड़ेगा, जितने पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पेशेंट्स के बढ़ने की वजूहात क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिटी 41 का कि उन्होंने एक बड़े अहम मौजू पे ये जो बुलाया है, और ये बड़ा हमारा सेहत का बड़ा मसला है कैंसर जो है। और आज वैसे ही हमारा 4 फरवरी जो है ये हर साल पूरी दुनिया इसको कैंसर अवेयरनेस के लिहाज से मनाती है, इस लिहाज से ये प्रोग्राम बड़ा अहम है। तो कैंसर की जो सारी चीज़ें हैं उस पर देखा जाए तो वाकई पिछले 20 साल में देखें तो इतने ज़्यादा मरीज़ नहीं थे। 20-22 साल 25 साल मुझे हो गए इस फील्ड के अंदर। आज हम देखते हैं हमें तो 10 गुना ज़्यादा पेशेंट नज़र आ रहे हैं। तो देखा जाए तो इसमें मुझे 2 चीज़ें नज़र आई हैं जो मोटी मोटी हैं। एक तो ये है कि बीमारी ज़्यादा है, क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ है, मारूसी मर्ज़ है, बड़ों से छोटों में आती है, वालिदैन से बच्चों में आ जाती है। तो होता यह है कि एक तो आबादी बढ़ी, 7 मरीज़ बढ़ गए। लेकिन इससे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है, जो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, वो ये है कि हमारे लोगों के अंदर आगाही भी पैदा हुई है, और आगाही के अंदर हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जब से मीडिया ने हमें शराकत शुरू की है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आने की, और चीज़ें लोगों तक पहुँचनी शुरू हुई हैं, तो अब आगाही का नतीजा है कि अब लोग हमारे पास आना शुरू हो गए। तो अल्टीमेट ये हो गया कि मरीज हमारे पास बढ़ गए, क्योंकि आज कैंसर डे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उसकी अवेयरनेस के हवाले से मनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारी कोशिश आज का स्पेशल सेगमेंट रखने की ये थी कि लोगों को अवेयर किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इल्म ही नहीं होता कि उनकी मर्ज कैंसर की तरफ बढ़ रही है, और बर वक्त तशखीस ना करवाने पे मुख्तलिफ स्टेजेस पार करते हुए जब लास्ट स्टेज पे पहुंचे होते हैं, तब तबीब के पास जाने से या डॉक्टर के पास जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर यही इनिशियल सिम्टम्स जब आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, तब आप किसी कंसर्न्ड डॉक्टर से मुलाकात करें, उसे अपने तमाम सिम्टम्स बताएं, तो उसे रोका भी जा सकता है। बहुत सारे लोग ये भी तो समझते हैं कि ये ऐसी डिजीज है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या ला इलाज है, कीमोथेरेपीज हैं या मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिससे इसको ओवरकम किया जा सकता है। इस हवाले से भी बताएं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये ला इलाज मर्ज है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इस पे ये है कि कैंसर को लाइलाज कहना तो गलत है। ये काबिल इलाज बीमारी है, इसका इलाज होता है और लोग ठीक होते हैं। हमने देखा लोग बहुत सारे माशाल्लाह हमारे मरीज ठीक हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं। ये तो कहना तासर ही गलत है कि ये लाइलाज है। और हमारा जो डेटा हमें बताता है कि ऐसे कोई तकरीबन 30 ऐसे मरीज़ हैं, जैसे ये कैंसर के जो 30 ऐसे कैंसर हैं जिनको अगर वक्त पे हम करें, जिसे हम कहते हैं ना परहेज़ से हम रोक सकते हैं, प्रिवेंशन की जा सकती है उनकी, इसमें कुछ की वैक्सीन भी अवेलेबल है। और कुछ ऐसे हैं जो पूरा वक्त पे इलाज कर लिया जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ठीक होने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। मायूसी वाली जो है इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि एक स्टेज की बात, ये बड़ी अहम चीज़ है। बल्कि आप यूँ समझ लें कि जो पहली स्टेज वाला मरीज़ है उसके ठीक होने के चांस 90% से भी ज़्यादा हैं। और वही मरीज़ 2, 3, 4, 6 महीने बाद जब हमारे पास आता है चौथी स्टेज में, तो उसके ठीक होने के चांस 5% से नीचे रह जाते हैं। जस्ट टाइम पास वाली बात रह जाती है। और ये जो चीज़ है कि हम चाह रहे हैं कि बंदा स्टेज 1 पे हमारे पास पहुँचे, वो एक ही है कि वो ये है कि हम उनको बताएं, अवेयरनेस दें। और आज का मकसद हमारा यही है कि हम उनको बताएं, आगाही दें कि आपने ये अलामात हों, इनको आपने जो है ना इनके ऊपर लापरवाही नहीं करनी, आपने आगे चेक करवाना है। लाजमी नहीं वो अलामत कैंसर की हो सकता कोई दूसरी चीज़ भी ऐसी हो सकती है, लेकिन लाइट नहीं लेना चाहिए किसी लेकिन इनको लाइट लेना। कैंसर में एक दूसरी बड़ी मुसीबत हमारे पास ये भी है कि कैंसर की शुरू में कोई तकलीफ नहीं होती। मसलन बॉडी में गिल्टी है, छाती में गिल्टी है, कहीं गर्दन पे गिल्टी आ गई, बगल में गिल्टी है। हम थोड़ा सा इस मामले में सेहत के बारे में बड़े सुस्त हैं कि मुझे तकलीफ कोई नहीं है, चलो कोई मसला नहीं है, दिखा लेंगे, अच्छा जाएंगे,
फिर से ही कल से ही सुस्ती लेजीपन हमारा जो है ना सारा ये जान नहीं छोड़ता हमारा। तो होता ये है कि वही चीज़ जब आज तकलीफ नहीं दे रही और काबिल इलाज है, जब उसकी तकलीफ आती है तो लाइलाज बन जाती है। तो आगाही में यही है कि इससे लापरवाही ना करें, चेक करवाएं। हाँ ठीक है, शुरू में हर अलामत को कैंसर ना समझें, आप उसका रूटीन का इलाज करवाएं, 2-3-4 हफ्ते देखें। कोई बुखार है, कोई उल्टी है, कोई पेट की खराबी है, उल्टी है, ये कि अलामत आम बीमारी जैसी होती हैं कैंसर की भी। लेकिन उनको रूटीन के इलाज के बाद जब आप देखेंगे ठीक नहीं हो रही, तो एक बार इस नीयत के साथ ज़रूर चेक करवाएं, खुदा न खासा ये कैंसर तो नहीं है। तो उसमें से ही मरीज़ निकल आते हैं और वो हम बड़े वक्त पे डायग्नोज कर लेते हैं, और जो डायग्नोज वक्त पे हो गया इंशाल्लाह ताला ठीक भी हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हफ्सा भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आजकल कैंसर की भी बहुत सारी इकसाम होती हैं, ज़्यादातर कॉमन कौन सा है कैंसर जो ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में? कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन फीमेल्स के जो है फीमेल्स में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर जिसको हम लोग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उसको बहुत सारी औरतें जो हैं वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही होती, बहुत इग्नोर कर रही होती हैं अपनी सेहत को। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है ना फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और कॉमनली अगर देखा जाए, एनुअली देखा जाए, सबसे ज्यादा कैंसर के हवाले से डेथ्स जो होती हैं वो भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ही होती हैं। इनके इनिशियल सिम्टम्स और क्या क्या होने चाहिए जिससे खवातीन को पता चल सके कि हमने एक डॉक्टर से रजू करना है? बहुत सारी खवातीन होती हैं ना जिनको बॉदर ही नहीं करती, उनको पेन भी हो रही हो या फिर कोई सिम्टम्स भी आ रहे हो तो इस चीज को बॉदर नहीं करती, डॉक्टर की तरफ रुजू नहीं करती, उनको अवेयरनेस के हवाले से कोई पैगाम दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि होता ऐसा ही है। फीमेल्स अपने आप को बिल्कुल भी जो है ना वो इस तरह से सोच नहीं रही होती हैं इस बारे में। लेकिन अगर आपकी जनरली ये है कि आम लोगों को, ये फीमेल्स को ये देखना चाहिए कि उनको हर महीने अपना जो है ना वो एग्जामिनेशन खुद से, छाती का जो है ना वो मुआयना खुद से करना चाहिए। दोनों जो है ना, या तो अगर उनको कोई एबनॉर्मल, कोई गिल्टी या कोई भी इस तरह से उनको बगल में या छाती में कोई भी किसी किस्म का कुछ फील होता है, महसूस होता है, तो उनको जो है ना उसके लिए जो है ना वो देखना चाहिए, खुद से एग्जामिनेशन करना चाहिए। खुद से अपना जो है वो टेस्ट मुआयना करने के बाद अगर वो स्किन कोई चेंज आ रही है, मतलब जिल्द के ऊपर कोई रंगत चेंज हो रही है, कोई खून का डिस्चार्ज हो रहा है छाती से, या बगल में कोई गिल्टी नज़र आ रही है जो कि विद टाइम जो है ना वो ठीक सेट नहीं हो रही, उसकी दर्द बढ़ रही है या उसका साइज़ बढ़ रहा है, तो उसको जो है ना वो इग्नोर नहीं करना है। उसके लिए आपने जो है ना वो अगर इनिशियली वो रिजॉल्व नहीं हो रही तो आपने ज़रूर कंसल्ट करना है। अच्छा, मुझे ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि इलाज के हवाले से क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं अलाइड हॉस्पिटल के अंदर, और कितनी खवातीन हैं जिनका अब तक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आप इलाज कर चुके हैं? फीमेल्स में जो है ना बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है ना ऑलमोस्ट हर ईयर 3000 के जो है राउंड अबाउट पेशेंट्स आते हैं, जिनमें से मोस्टली जो है ना वो कह सकते हैं कि फीमेल्स होती हैं, क्योंकि फीमेल्स जो है ना वो ज़्यादा कह लें आपके कॉमन है, उनमें ज़्यादा कैंसर पहले भी हमने मेंशन किया है कि ज़्यादा कॉमन है। तो होता है हर तरह से ट्रीटमेंट इनका हो रहा है। इनका इनिशियली हम लोग पहले एग्जामिनेशन करते हैं, खुद से करते हैं। अगर हमें इस तरह से कोई एबनॉर्मल उनकी कोई लगे, जो कि क्योंकि मोस्टली सारी गिल्टियां जो है ना वो कैंसर की नहीं होती, क्योंकि आम पॉपुलेशन में ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि वो हर तरह की गिल्टी से समटाइम्स तो बिल्कुल भी वो इग्नोर, कुछ लोग तो इग्नोर कर देते हैं कि कुछ भी नहीं समझते, और कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस मतलब परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये कैंसर ही है। लेकिन ये है कि हम लोग उनको इनिशियली एडवाइस करते हैं, सारा उनका वर्कअप प्लान वगैरह सारा करने के बाद उनको जो है ना वो हर तरह की सहूलियात दी जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो जब भी किसी किस्म की कोई गिल्टी वगैरह फील हो तो उनको ज़रूर जो है ना कंसल्ट करें। मैडम, एक रिपोर्ट के मुताबिक एनुअली पाकिस्तान के अंदर 40,000 पेशेंट्स जो हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्ट किए गए, और ये एस्ट्रोजन जो है उसकी अमाउंट बढ़ने की वजह से गालबन बॉडी के अंदर ये कैंसर कॉज करती है। अब ये एस्ट्रोजन को ट्रिगर क्या चीज़ करती है जिससे ये कैंसर कॉज करती है? क्या ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से या जेनेटिक्स की वजह से होता है, या इससे हटके कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, या कोई और फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो है ना, कुछ तो इसमें एजिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव जो एज है वो फीमेल्स की 12 ईयर्स से 55 ईयर्स तक है। अगर इससे ज़्यादा कोई रिप्रोडक्टिव साइकिल में वेरिएशन आ रही है तो उन फीमेल्स में भी मतलब इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो इसके जो जेनेटिक वेरिएशन जिस तरह से आपने मेंशन किया, ये तो जिनके फीमेल में किसी को मदर या बहन को या किसी को अगर है हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसके लिए हम लोग मतलब ज़रूर उसको जो है ना एवेल्यूएट करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके साथ हार्मोनल जो है ना वो इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके कैंसर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल बड़ी प्रॉब्लम है ख़वातीन के अंदर, और ये कहा जाता है कि डाइट के ठीक तरीके से ना लेने की वजह से ये इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। ये कितने अहमियत है कि आपने हार्मोन्स बैलेंस रखने हैं अपनी बॉडी के अंदर? हार्मोनल इम्बैलेंस एक डिफरेंट वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है जिसको डिस्कस नहीं किया जाता मोस्टली, मतलब फीमेल्स को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। तो उसका इसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। तो डेली रूटीन जो है ना उसका इसके साथ फिजिकल मतलब एक्टिविटीज़ और इस तरह से जो है उसको हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मजीद गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। डॉक्टर साहब, मर्दों के अंदर कॉमन डिजीज कौन सी है कैंसर के हवाले से जो पाई जाती है? हमारे पाकिस्तान में तो हमारा जो डेटा है वो ये बताता है कि जो हेड और नेक कैंसर हैं, मतलब गले का कैंसर कह लें, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ओरल कैविटी का कैंसर है, मतलब इस तरह के जो ज़ुबान का कैंसर है, तो हेड एंड नेक कैंसर के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1/3 के करीब हमारे जो तीसरे ऐसा कह लें मर्दों के अंदर काम है। लेकिन दुनिया में थोड़ा डेटा डिफरेंट है, हमारा थोड़ा सा डेटा डिफरेंट है। हमारी क्या है उस तरह से डेटा की कलेक्शन भी उस तरह से नहीं है। तो बहरहाल ये तो एक हमारा कॉमन है। और दुनिया देखा है तो फेफड़ों का कैंसर दुनिया में कॉमन है। उनकी एज का फैक्टर भी है, उनका डायग्नोसिस को भी ज़ाहिर है कुछ चीज़ें डिफ़र करती हैं हमसे। तो ये लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी वजूहत भी हैं, समझ आती है कि डेटा ठीक ही होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ पान और सिगरेट और टोबैको और वो क्या वो बीड़ी और पता नहीं लोग इस तरह चीज़ इस्तेमाल करते हैं। लोकल जो मुंह के अंदर कैंसर है, तो इतने एरिया का कैंसर जो है हेड एंड नेक एरिया जो है हमारा सार और मुंह का कह लें, तो गर्दन का जो एरिया है इसके जो कैंसर हैं ये तकरीबन मर्दों में ज़्यादा है। अच्छा ये भी बताइएगा, ये जो छालियाँ खाते हैं और गुटखा खाते हैं उनके हवाले से भी बताइएगा, उनका क्या हाल होता है और उनको भी कैंसर होता है या नहीं? ये बड़ा ही हमारा कह लें कि ऐसा एक चीज़ है कि यानी वो चीज़ है जैसे कि हम कहते हैं कैंसर से बच सकते हैं, ये वो चीज़ है, हम कैंसर से बच सकते हैं लेकिन हम बचते नहीं हैं। लापरवाही कह लें, सुस्ती कह लें। गुटखा खाने वालों को भी कैंसर होता है? कैंसर हो सकता है। एक्चुअली मुंह के अंदर कोई भी चीज़ जो आप रिपीटेडली चबाए जाएं वो इतनी इरिटेशन कर देती है कि वहाँ का जो एपिथेलियम है वो उसके अंदर चेंजेस आके पेनिट्रेट कर जाती हैं। वो टोबैको तो बजाते खुद एक है ना, उसके अंदर कैंसर करने की सलाहियत है। ना भी ऐसी चीज़ हो, उसका दांत ही खराब है किसी बंदे का, या दांत रेड होते हैं, वो लगा दिए और जनाब चुभ रहा था आपने, चलो यार कोई नहीं, खाना खा ही रहे हैं, कोई मसला नहीं, वो चुभता रहा ऐसे उसने जुबान के ऊपर जख्म बना दिया, उसने चीख के ऊपर क्या आप कह लें गाल के अंदर की तरफ चीख बनाया, जो जख्म वो फिर अनकरीब कैंसर की तरफ वो कैंसर चला जाता है कुछ महीनों बाद, सालों बाद जाके। तो ये जो मुंह के अंदर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जिसमें पान सबसे कॉमन है। अब तो फैसलाबाद में लोग बड़े पान खा रहे हैं, पहले कराची में मशहूर था, नस्वार के लिहाज से मेरा पेशावर था, लोग यहाँ भी खा रहे हैं। तो ये बहुत दो बड़ी बड़ी वजूहत हैं। मतलब कैसे लोग होते हैं, उनको ना अपने बीवी की ना बच्चों की परवाह होती है, तो अपने घर वालों की बिना परवाह किए उनको सिर्फ प्यार होता है तो गुटखे के साथ प्यार होता है, तो पान के साथ प्यार होता है, तो बीड़ी के साथ। मतलब ये वो चीजें हैं जो कि आपको किसी गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रही है और आपके फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इंसान को इस चीज के बारे में थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस देना, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं लोगों को जरा पता चले। देखें ये तो हमारा, मैंने कहा ना, ये वो हिस्सा है जिसमें कहता हूँ कैंसर से बचाव मुमकिन है। ये वो कैंसर है जिससे हम बच सकते हैं। मुंह की सफाई बड़ी जरूरी है, दांतों का साफ होना बड़ा जरूरी है। अब ये सब कुछ जानते हुए भी अगर वो शख्स गुटखा ना छोड़े तो उसका क्या हाल होना चाहिए? वो बस फिर बेचारा वो सफर तो होता है, उसकी फैमिली सफर होती है, बल्कि हम सफर होते हैं। सच्ची बात है, उसके सारे वसायल हमारे उसके ऊपर लग रहे होते हैं, ठीक फिर नहीं होते मरीज हमारे, इसलिए कि वो इतनी एडवांस स्टेज पे आते हैं कि हम स्वाय एक टाइम पास वाली ट्रीटमेंट के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे होते। इशू हमारा ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये मतलब नस्वार से लेके पान से लेके गुटखा हो, कोई भी चीज़ें हों जो मुंह के अंदर मुसलसल हम चबाएंगे और सारी हमारी अंदर वो मुंह की जो सारी कह लें जो सेल्स हैं उनको ख़राब करेंगी और सारी वो बार बार करेंगे, हमारे मसल्स को ख़राब करती हैं।
हमने देखा है कैंसर बात का नहीं होता, लेकिन मुंह के अंदर इतनी तब्दीली आ जाती है फाइब्रोसिस हो कि मुंह खुलना बंद हो जाता है। फिर भी बड़ी वो ऐसे रख रहे होते हैं कि बस पान मुंह में पान जाए, पान चला जाए, बाकी वजह फैमिली सारी उसकी चली जाए। अच्छा, ये जो चूना लगा होता है इसके ऊपर, ये कितना डेंजरस होता है आपकी एपिथेलियल वॉल के लिए? ये जो चूना, ये देखिए, जो किस्म की पॉइजन किस्म की शक्ल बन गई ना, चूना तो ज़ाहिर है उसके अंदर सारा वो जो वो मेरा ख्याल फाड़ देता है, केमिकल एक चीज़ है, सारा वो हमारे मुंह को फाड़ेगा, हमारे जो होंठ हैं उनको ख़राब करेगा, और सारे अंदर जो गम्स हैं उनको ख़राब करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो अल्टीमेट एक डैमेज करेंगी, और क्रॉनिक डैमेज जो है ऐसा 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 जो स्लो पॉइजनिंग की तरह जो डैमेज है, यही हमारी कैंसर की तरफ बंदे को ही चला जाता है। तो इससे मैं तो कहूँगा कि हमारी आप दरख्वास्त समझ लें, हमारी तरफ से आप आगाही समझ लें, कुछ भी कह लें, बहरहाल आप इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। ये बहुत टोबैको हर शक्ल में, तंबाकू हर शक्ल में कैंसर के लिए, कैंसर क्या बल्कि दिल के अमराज और फेफड़ों के अमराज और सांस के अमराज सारी जगह पे नुकसानदेह है। सिगरेट वाले रह गए, सिगरेट वाले तंबाकू सिगरेट में भी आ गया, तंबाकू हमारी वो नुस्वार में भी आ गया, तंबाकू हमारी और पता नहीं कहाँ का लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, लंग्स का कैंसर होता है इनको? इसमें फेफड़ों का कैंसर बड़ा कॉमन है, इसमें गले का कैंसर कॉमन है, लेरिंग्स का, फेरिंग का, मसाने का कैंसर है, गुर्दा। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं धुआं में छोड़ता है, ये धुआं हमारी बॉडी में भी चला जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। बिल्कुल, ये हमारे मसाने कैंसर में भी है, ये हमारे गुर्दे में भी शामिल है। इवन अब तो कहते हैं छाती कैंसर में औरतें स्मोक करती हैं, उनमें भी इसका हिस्सा है। ये तो हर जगह ही नुकसानदेह है। इसलिए टोबैको को, तंबाकू से तो बिल्कुल कहते हैं ना, आप इसको ला तल्लक हो जाएं, हम बहुत सारे कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आजकल शीशा और पता नहीं क्या क्या लोग, इवन ये जो ड्रिंकर होते हैं, जो रेगुलर ड्रिंकर होते हैं, उनको भी कैंसर कॉज होता है? ये तो डेफिनेट बात है। इसके लिए ये है कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें भी मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। जो ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये तो बहुत ही कह लो कि पॉइजन, जिस तरह से सर ने मेंशन किया, इस तरह स्लो पॉइजनिंग की तरह ये क्रॉनिक डिजीज की तरफ आपको लेके जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कैंसर कॉजिंग है, बहुत ही मेजर इसका तो उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, ये स्मोकिंग बहुत ज़्यादा, जिस तरह से सर ने मेंशन किया, बहुत कॉमन है। अल्कोहल, ये सारे फैक्टर्स, टोबैको, सारा ये कैंसर कॉजिंग एजेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मुंह के कैंसर के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, मोस्टली ये जो गुटखा शुटका खा रहे होते हैं या पान चबाते हैं, तो ये किस स्टेज पे आपके पास आते हैं, और कौन सी स्टेज तक आए तो इनका इलाज हो सकता है मुमकिन, और कौन सी स्टेज से आगे आए तो फिर इलाज मुमकिन नहीं होता? देखिए, इनिशियली तो जो है ना, जो पेशेंट्स बहुत जल्दी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, कंसल्टेंट के पास आ जाते हैं, तो इनिशियली तो मतलब हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स फिर जो है वो इस तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं लेना चाह रहे होते, लेते भी नहीं हैं, फिर वो दोबारा फॉलो अप नहीं करवाते हैं, और इस तरह से वो अपनी रूटीन को कंटिन्यू रखते हैं जो पहले से ले रहे थे। जिन चीज़ों की वजह से उनके अंदर कैंसर कॉज हुआ था, वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ते, तो फिर डेफिनेटली उनका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जो तो सारी साथ में चीज़ों को जिस तरह से हम करते हैं, उनको बताते हैं, अगर वो फॉलो करते रहें फिर तो डेफिनेटली उनका बेटर प्रोग्नोसिस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है मोस्टली ऑन्कोजीन्स होते हैं जिनके एक्टिव होने से गालबन ये कैंसर का मर्ज लाहक होता है। इनको एक्टिव क्या क्या चीज़ें करती हैं? इसके लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो म्यूटेशंस होती हैं बेसिकली हमारे अंदर, जो बॉडी में डिफरेंट सेल्स के अंदर आती रहती हैं। तो डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, कोई स्मोकिंग के लिए अंदर जिस तरह से। जी, मैं डॉक्टर खालसा साहब से इस हवाले से लाजमी पूछूंगा, ये ऑन्कोजीन्स को ट्रिगर करने के लिए मतलब आपकी बॉडी के अंदर साइलेंट है, कौन सी चीजें आके इसे छेड़ती है कि बस एक्टिव कर देती है? इस तरह समझ लें कि एक चीज़ नॉर्मल चल रही है, हमारा बॉडी नॉर्मल चल रहा है, सेल्स हैं अपने तरीके से अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम बनाया है, डिवाइड हो रहे हैं, ये नॉर्मल ग्रोथ है। और अपॉप्टोसिस होती है, वो उसको खत्म होते हैं, सेल्स को डेड करते हैं, खत्म होते हैं, ये तो नॉर्मल ग्रोथ हमारी नॉर्मल सेहत होगी, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही जवानी बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाती है। यही सेल्स जब इनके अंदर म्यूटेशन आ जाता है, जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं, तो उसके बाद इनकी ग्रोथ सारी की सारी चेंज हो जाती है। दैट पॉइंट मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये म्यूटेशन होती किस तरह से? तो इसके ऊपर बड़े सारे फैक्टर्स हैं, इसकी लंबी डिटेल है जिसके ऊपर जितनी बात की उतनी कम है। उस पे आप पर आपके केमिकल से लेके कहते हैं स्प्रे हम करके चीज़ वैसे खा रहे हैं, वो हमारे अंदर जाके ये चीज़ मैं चाहता हूँ इस चीज़ से लोगों को अवेयरनेस मिले कि जहां से जड़ बन रही है इस चीज की, बीज बोया जाता है जहां पे कैंसर का, वहां पे उस काज को पकड़ा जाए ताकि लोगों को पता चले और उससे बच सकें। बिल्कुल। देखें जी, मैं ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है कि जहां तक मैंने सुना
हम स्प्रे मतलब डायरेक्टली तो उनसे इन्वॉल्व नहीं है। ये जो सब्जियों पे और फलों पे स्प्रे करते हैं, तो मैंने सुना कुछ साल पहले कि एक वो स्प्रे हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी है, क्योंकि महंगे हैं। यानी उनको रात को स्प्रे किया, सुबह 6 घंटे अंदर अंदर, सुबह से पहले पहले वो सारा उनका असर खत्म हो गया, वेपोरेट हो जाता है। वेब हो गया। वो आप खा लें तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी कीमत ज़्यादा, वो महंगे हैं। और एक वो हमारे इंसेक्टिसाइड और दूसरे जो स्प्रे हम करते हैं सब्जियों पे फलों पे, कि इनकी हाफ लाइफ, जो पेस्ट किलर्स हैं, उनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी 3-4 दिन तक भी है, और वो सस्ते हैं। तो ज़ाहिर है ज़माना हर बंदा अपने बिजनेस को देखता है कि हम वो करें जिनमें पैसे कम लगें और बचत ज़्यादा हो जाए। तो वो स्प्रे जब इस्तेमाल होती है और वो जब हमारे 3-4 दिन का हाफ लाइफ उसका है, इसका मतलब ये है कि सब्जी हमारे हांडी में पक के हमारे पेट में चली जाती है, तो वो अभी तो उसका जो ऊपर जो जहर है वो खत्म नहीं हुआ होता। यानी कीड़े मर जाए, लेकिन बंदा बेशक बचे ऐसी होती हैं कि उनको हीट अफेक्ट नहीं करती। बिल्कुल। तो इस तरह ये भी एक हमारा मसला, हम वो स्प्रे इस्तेमाल करें जिनकी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी हो, ताकि 2-4-6 घंटे में खत्म हो जाए, हमारे घर से आने से पहले पहले वो उसका असर जो खत्म हो जाए। एक तो और एक ये भी चीज है ना डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ फ्रूट अगर चमकता हुआ रेडी पे से लेके गए हैं, उसे साफ करने की जाके जहमत नहीं की जाती, वैसे ही इनगल्फ कर लिया जाता है। हमारी पॉल्यूशन तो हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है। ये हमारी चलो कैंसर पॉल्यूशन के साथ भी इसका रिलेशन है, लेकिन वो बाकी जो इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, पेट की खराबियां हैं, हैजा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी करती हैं। फिर हमारा ये इंडस्ट्री का मसला है, ये जो इंडस्ट्री का धुआं निकलता है और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो हमारी माहौल में जाती हैं, माहौल से हमारे पेट में चली जाती हैं, सांस के साथ फेफड़ों में चली जाती हैं, वो भी हमारी बहुत बड़ी वजह है। फिर रेडिएशन हैं, अब सनलाइट के अंदर से ऐसी रेडिएशन आ रही होती हैं, वो तब्दीली कर रही है। मतलब ये ऐसा एक स्लो प्रोसेस है, अनसीन प्रोसेस है। आप ठीक कह रहे हैं, ओजोन के डिस्टर्ब होने से जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पे, प्लेनेट पे पेनिट्रेट कर रही हैं, वो भी कैंसर का कॉज बनती हैं। तो इस मौजू पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्लिप हम आपको केपी के पुलिस के हवाले से दिखाना चाहते हैं, जहाँ पे खवातीन के ऊपर अरेस्ट उनको जब किया गया तो पुलिस की तरफ से तशद्दुद भी किया गया। क्या मामला है, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप नाज़रीन देख सकते हैं कि खवातीन को किसी जुर्म की पैदाश में अगर पकड़ा जा रहा है तो किस तरह से उनकी इज्जत की पामाली की जा रही है, और मेल हजरात की तरफ से उनको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, और ये पुलिस वाले जो खड़े हैं यहाँ पे टांगों के साथ उनको मार रहे हैं, थप्पड़ों के साथ जो है वो गाड़ी में बिठा रहे हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। एक खातून जो है उसका किस तरह से उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर आपने किसी जुर्म में उनको पकड़ा भी है तो पहली तो बात यह है कि यहाँ पे खवातीन लेडी कांस्टेबल्स मौजूद होनी चाहिए थी जो कि उनको अरेस्ट करवाती, ना कि मर्द हजरात पुलिस वाले उनको पकड़ रहे हैं और किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर था। तो हम वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से दरख्वास्त करेंगे कि इन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इनको ये हक किसने दिया कि ये खातून के ऊपर जो है वो हाथ उठाएं? किस किस्म का ग्रज था इनको उनके ऊपर? कोई पर्सनल मामला थे या फिर वाकई ही में कोई जुर्म की वजह से इनको मारे थे? लेकिन जुर्म की वजह से भी ये कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी खातून को इस तरह से पीटें, तो इसके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। तो डॉक्टर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हफ्सा भी मौजूद हैं, दोनों से मजीद कैंसर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कैंसर के हवाले से, कॉमन डिजीज जो हमारे फैसलाबाद में ज़्यादा पाई जा रही है और ज़्यादातर वजूहात उसकी क्या सामने आ रही है? कैंसर में अगर फैसलाबाद को देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो छाती का कैंसर है। आप मतलब मेल और फीमेल दोनों को मना लें, दोनों में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ज़्यादा छाती के हैं, और ये तकरीबन हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं उनका तीसरा हिस्सा तकरीबन ये छाती कैंसर का ही है। और बदकिस्मती हमारी ये भी है कि हमारे ये मरीज़ बड़ा लेट हमारे पास पहुंच रहे हैं। आप कह लें कि 60-70% वो लोग हैं जो तकरीबन तीसरी और चौथी स्टेज में हमारे पास आ रहे हैं। वही बात मैंने पहले भी इस तरह अर्ज़ किया कि ये वही मरीज़ अगर पहली स्टेज पे हमारे पास है तो वो 90% का कह लें वो उसका सर्वाइवल है, और वही जब आखिर में हमारे पास आता है तो वही मरीज़ के ठीक में चांसेस 5%, 10% रह जाते हैं, या टाइम पास वाला हमारा पॉलिसी रह जाती है।
तो एक तो ये है, और मर्दों में देखें तो ज़्यादा उसमें हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं उसमें ये गले का और ये ओरल कैविटी, मुंह का और ये हेड और नेक एरिया का जो कैंसर है ज़्यादा कॉमन है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर गुज़श्ता साल से इस साल बात की जाए या पिछले 5 सालों का डाटा लिया जाए, कितनी तादाद में इजाफा हुआ है कैंसर के पेशेंट्स में? हमारा डेटा जो अलाइड अस्पताल के अंदर है, अगर हम इसको देखें तो बड़ी तेज़ी से हमारे मरीज़ हमारे पास जो पहुँचे हैं, क्योंकि डेटा तो हमारा ये है जो मरीज़ हमारे पास किसी न किसी तरह पहुँच गए हैं, रेफ़र हो गए हैं या हमारे पास आ गए, हमने उनको गिना और सारा उनको उनके रजिस्ट्रेशन कर दी। इसको भी देखें तो पिछले साल का जो हमारा 2020 में तो खैर हमारा थोड़ा ये कोरोना की वजह से हमारे पेशेंट थोड़े से ज़्यादा वो नहीं आ सके, फिर भी बाल हमारे 2000 से ऊपर हमारे मरीज़ थे। लेकिन जो 2019 को देखें तो हमारे 3000 से ऊपर पेशेंट थे, और वो हर साल इसमें तकरीबन 150-200 मरीज़ बढ़ा है। 18, 17, 16 पीछे देखें तो हर साल 150-200 पेशेंट बढ़ता आ रहा है। और जब भी डिपार्टमेंट हमारा खुला था अलाइड अस्पताल के अंदर 1996 में, तो हमारे गिनती के मरीज़ थे, यानी मैंने पहला डेटा जब देखा यहाँ आके तो 300-400 पेशेंट हमारे पास आ रहा था। ठीक है, लोगों को पता भी नहीं होगा उसको खैर, लेकिन अब वही देखें ये 300-400 वाले मरीजों को 3000 पे चले गए हैं। आबादी बड़ी है, ठीक है, अवेयरनेस बड़ी है, लेकिन मरीज़ भी बड़े हैं। ये इसमें कुछ न कुछ ऐसा इजाफा ज़रूर हुआ है। बात वही है हमारी कि वजूहात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने खुद अपने ऊपर लागू कर ली हैं और हम उसे नुकसान हमने उठाया, और कुछ चीज़ हमारे बस में नहीं थी। अब जेनेटिक जिस तरह मसला है वो हमारे पास का काम नहीं है, जीन्स में चीज़ आ गई है, विरासत में आ गई, बंदे के पास का काम नहीं है। लेकिन जो पान खा के बंदा मुंह का कैंसर करवा ले, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये मैमोग्राफी क्या है और क्या अलाइड में इसकी फैसिलिटी मौजूद है? जी बिल्कुल, ये बड़ी हमारे ब्रेस्ट कैंसर के लिहाज बड़ी अहम चीज़ है। मैमोग्राफी बेसिकली छाती का एक एक्सरे कह लें आप सादा ज़बान में। मैमोग्राफी मशीन है, बहुत लो वोल्टेज इसमें हमारी एक्सरेज होती हैं, उसमें जो हम करते हैं, और उसके अंदर अगर कोई गिल्टी या कैंसर नमा कोई चीज़ अगर मौजूद हो तो उसके अंदर बड़ी जल्दी हम उसको देख सकते हैं। जो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हम रूटीन में हम नहीं करवाते। हम ये मैमोग्राफी उसका करवाते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल ये बहुत डाउट हो कि ये कैंसर ही लग रहा है, क्योंकि ये इसके मतलब ये इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जज करने के लिए मैमोग्राफी को यूज किया जाता है, जब ये डिटरमिन ना हो पाए कि कैंसर है या नहीं है। ये एक्चुअली हमारे बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं। हम देखते हैं आसानी भी हो, अवेलेबल हो, सस्ती भी हो। अल्ट्रासाउंड बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे पास, हम उससे उसका काम ले सकते हैं, उससे हम देख सकते हैं कि ये चीज़ उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर उस पर कोई डाउट हो तो फिर हम मैमोग्राफी करवा लेते हैं। ये तशखीस के लिए भी है, फॉलो में भी यूज़ करते हैं हम। इस साल में हम एक बार से ज़्यादा मैमोग्राफी अलाउ नहीं करते। रहेगी वो अलाइड अस्पताल की बात, तो हमारे पास माशाल्लाह ब्रेस्ट क्लिनिक है जो पूरा अंडर वन रूफ, पूरी फैसिलिटी सर्जन से लेके पूरी इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस तक की वहाँ सहूलत मौजूद है। मैमोग्राफी वहाँ मौजूद है और लोग वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं, और लोगों को वहाँ आना चाहिए ताकि इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। हमारी ऑलमोस्ट फ्री वाली बात है, ज़्यादा खर्चे की काम नहीं है। और अगर यही मैमोग्राफी बाहर से करवाई जाए तो कितना खर्चा तकरीबन? बाहर तो प्राइवेट का तो अपना ही रेट है, 2000 में भी है, 3 में भी है, 5 में भी है। फैसलाबाद के अंदर ये रेट है। तो बाकी बाहर जितना ही बड़ा अस्पताल होगा उतना ही रेट उसका ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन बहरहाल ये अलाइड में है और इसको मेरा ख्याल इससे फ़ायदा लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कैंसर की मेडिसिन बड़ी एक्सपेंसिव होती है, कीमोथेरेपीज वगैरह, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं अलाइड में? कैंसर के इलाज में सबसे मुश्किल जो मरला है ना हमारा, सर्जरी है, उसके बाद कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, हार्मोन है, फॉलोअप है, जो कुछ भी है, सबसे मुश्किल मरीज़ के लिए भी और उसकी जेब के लिए भी वो कीमोथेरेपी है। तो कीमोथेरेपी महंगा इलाज है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। कहोगे अब सस्ती होती जा रही है, पिछले 20 साल पहले दवाइयाँ इससे 10 गुना महंगी थी, अब बाल सस्ती, लेकिन फिर भी हमारी पहुँच से बहुत बाहर है। रिसर्च है ना, हाँ, जो कि तो सच थी, अब उसकी पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई हैं, कोई इंडिया से आनी शुरू हो गई हैं, दूसरे मुल्कों से आनी शुरू हो गई, बहरहाल अब सस्ती हुई हैं, फिर ही महंगी हैं। अब रहेगी इसकी अवेलेबिलिटी इस तरह है कि मरीज़ हमारे जितने भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, सारों को ही दवाई मिल जाती है। ज़रिए हमारे एक मुख्तलिफ हैं, जिनके अंदर हमारी गवर्नमेंट की अपनी परचेज़ भी है, हमें बैतुल माल सपोर्ट करता है, ज़कात डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है, उसके बाद हमारे मुखैर लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अपनी भी ले आते हैं। सब मिला के मैंने देखा है कभी को मरीज़ ये कहे जी उसकी कीमो नहीं हो सकी इसलिए वो घर चला गया, कोई ना कोई ज़रिया ऐसा ज़रूर है कि उसको लग जाता है सारा कुछ, क्योंकि महंगी है, इसलिए सारी की सारी परचेज़ करना मेरा ख्याल बहुत एक लंबा चौड़ा इसमें खर्चे का काम है।
लेकिन बहरहाल ये ऐसा एक कोलैबोरेशन है हमारे इन डिपार्टमेंट्स का कि इनके साथ सारा जो मरीजों का मामला है, अल्लाह का शुक्र है, वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर हफ्सा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कीमोथेरेपी लगाई कब जाती है और जब लगाई जाती है इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? कीमोथेरेपी लगाने के लिए हम लोग पहले सारा पेशेंट की फिटनेस लेते हैं। मतलब इस तरह से नहीं लगाई जाती जिस तरह से बाकी के इंजेक्शन होते हैं या और कोई दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उस तरह से नहीं, रूटीन में नहीं। इसको हम लोग स्पेशली इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहले हम लोग पेशेंट की डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन करवा के उनके दिल के टेस्ट करवाते हैं, कुछ और उनके फिटनेस के, खून के कुछ टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, जिसके ऊपर हम लोगों ने अपने प्रोटोकॉल्स पूरे करने के बाद पेशेंट को जो हम कीमो स्टार्ट करते हैं। और इस केस में करते हैं कि मतलब पेशेंट को उस चीज़ का फ़ायदा हो, मतलब क्योंकि उसके अपने कुछ इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ज़ाहिर है इंजेक्शन क्योंकि ये हेल्दी सेल्स को भी किल करते हैं। तो इस वजह से हम पेशेंट की उसकी जो है ना वो हेल्थ स्टेटस को देखते हुए फिर हम उसके हिसाब से उसकी डोजेज वगैरह एडजस्ट करवाते हैं उस तरह से। और इससे कोई बाल भी झड़ते हैं या कोई शिवरिंग, कोई बुखार? उसके लिए साथ साथ हम लोग उनको मॉनिटर करते रहते हैं। वॉमिट वगैरह पेशेंट को जिनको भी होती है या बाकी जो साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं, उसके लिए हम साथ साथ उनको मॉनिटर करते हैं, साथ साथ उनकी जो है मैनेजमेंट करते रहते हैं। तो बाल भी कुछ पेशेंट्स को होता है, झड़ते हैं उनके, लेकिन विद टाइम जो है वो वापस आ जाते हैं। बालों का तो वो वक्ती तौर पे ही एक टेम्परेरी सा होता है। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगी आज, क्योंकि कैंसर डे अगर मनाया जा रहा है, लोगों की अवेयरनेस के लिए उन्हें क्या मैसेज देंगे? यही पैगाम है कि आप प्लीज़ घरों पे ना बैठें, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कोई भी किसी किस्म का मसला आता है तो अलाइड हॉस्पिटल जो है वहाँ पे सारी हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। आप एटलीस्ट घर पे इस डर से ना बैठें कि पता नहीं कितना महंगा है, पता नहीं क्या होगा, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। आप प्लीज़ एक दफ़ा आके हमें चेक ज़रूर कराएं, हमसे मिलें ज़रूर डॉक्टर्स के साथ, ताकि आपका बर वक्त जो है वो इलाज शुरू किया जा सके, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, ठीक है। क्योंकि फिर ज़्यादा अगर आप टर्मिनल स्टेज पर आएंगे तो फिर तो मतलब कुछ भी मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह होता है, हर तरह से होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर खालिद साहब आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या अवेयरनेस मैसेज देंगे और थोड़ा उनको डाइट के हवाले से भी बताएं? डाइट कॉन्शियस नहीं होते, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम। ये बड़ी अहम चीज़ है। इस पे ये है कि मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस जो है, आगाही जो है, किसी बीमारी की भी हो, कैंसर की तो खैर आप कर ही रहे हैं, वो उसके इलाज से ज़्यादा बेहतर है, इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आगाही होगी तो लोग टाइम पे आके इलाज करवाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आगाही नहीं है, बेशक जितना मर्जी पैसा बंदे के पास हो, स्टेज 4 के बंदा आ गया तो कुछ फ़ायदा नहीं करने का। तो मैसेज इस दिन के हवाले से यही है कि किसी किस्म की जिस्म के अंदर कोई ऐसी गैर मामूली तब्दीली हो, वो उल्टी की शक्ल में है, वज़न बढ़ने की शक्ल में है, कहीं गिल्टी की शक्ल में है, पेट की खराबी की शक्ल में है, कहीं भी है, जो आप समझते हैं कि आपके पहले ऐसा नहीं था, अब कोई नई चीज़ पैदा हो गई है, कोई नई आदत पैदा हो गई है, कोई चेंज आ गया है, तो खाने में तकलीफ होनी शुरू हो गई है, पेशाब भी तब्दीली आ गई है, तो आप इस तरह के अलामात का फौरी चेकअप करवाएं। अगर वो अलामत रूटीन के छोटे मोटे हम जो रूटीन का इलाज करते हैं 2-3 हफ्ते को से ठीक ना हो, तो उसके बाद बिल्कुल लापरवाही ना करें, लाजमी चेक करवाएं। और उसके बाद वो कैंसर भी हो सकता है। ये ना हो कि हम ये समझें कोई नहीं ठीक हुआ तो कोई मसला नहीं हो, चलो ये मेरे साथ ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है। आप चेक करवाएं। यही वो स्टेज है कि जब हम उसको इलाज के लिए समझते हैं कि मौजू है और ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो ये बात, दूसरा ये है कि कैंसर के ऊपर एक हमारा हुआ सा बन गया है जी, बस ये चीज़ तो बस कैंसर की तरह आपको खा गई है, या माशरे को जनाब कैंसर की तरह का, इसको इतना खौफजदा या खौफनाक शक्ल में नहीं देखना चाहिए। ये भी एक बीमारियों की तरह बीमारी है, इसका भी इलाज करवाएं, लोग ठीक होते आ रहे हैं, अल्लाह का फजल है, और हमारे भी लोग बहुत से भी ठीक हैं। तो मायूसी और इस तरह का सोच रख के जी अब कैंसर अब क्या होना है, छोड़ें जी बस, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल पूरे यकीन के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे एक उम्मीद के साथ इलाज करवाएं। अल्लाह ताला रहमत करने वाला है, शिफा इसमें होती है। तो बहरहाल बात वही एंड पे एक बात जाती है कि लापरवाही ना करें, जिसमें कोई तब्दीली हो तो लाजमी चेक करवाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड भी कैंसर का सबब बनता है? बिल्कुल, ये ग़िज़ा का बहुत बड़ा रोल है। बल्कि अगर हम देखें पिछले 20-30-40 सालों के अंदर, तो जो चेंज आया है हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ, ये भी चेंज आया, हमारी ग़िज़ा बहुत चेंज हो गई है। लोग सादा ग़िज़ा खाते थे, वही सब्जियाँ, वही फल, वही देसी चीज़ें घर की सारी खा रहे हैं, आटा ना हो, बल्कि हाथ से नहीं तो कम से कम चलो चक्की कप की सा आटा होता है। अब हम वो जो घर की चीज़ें थी सादा सी, जो पेट को ठीक रखती थी, अब हम आ गए हैं ये हमारी जो कह लें ये बर्गर फूड, सारी प्रोसेस फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों को तर्क करना चाहिए। जंक फूड्स आ गई हैं, ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है।
ये बॉडी के अंदर कब्ज की शक्ल, पेट के अंदर खराबी करती हैं, साथ और बहुत से मसाइल पैदा करती हैं। तो इन सब से बचना चाहिए तो ताकि बचें, सब्जियां खाएं, फल खाएं, दालें खाएं, ठीक गोश्त भी खाएं, लेकिन और थोड़ी सी जिस्मानी जो दूसरी तब्दीली आई है वो हमने बैठना शुरू कर दिया। हम अब हिलते जुलते नहीं हैं, हिलते जुलते नहीं। थोड़ा वॉक शाक करें, जिस्मानी काम करने वाला आपके पास नहीं है तो वैसे वॉक कर लें। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, डाइट और हरकत, ये बंदे को वैसे तंदुरुस्त भी रखता है, कैंसर से बचा सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब आज के शो में आने के लिए। डॉक्टर हफ्सा आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्राइम हेल्थ क्लब से करवा सकते हैं। तो जनाब हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं आज का सवाल लाजमी तौर पे करूंगा कि भगत सिंह जो है उनका फैसलाबाद की किस तहसील के साथ ताल्लुक है। तो जवाब आपको देना होगा, उसके लिए आपको मोबाइल उठाएं और टेक्स्ट करें उस नंबर पे या व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले खुश नसीब को बायो आमला की तरफ से गिफ्ट टैम्पर दिया जाएगा। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं कि आज हमारे शेफ आबिद और फ्यू के शेफ क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक जनाब, आप सुनाएं। ठीक ठाक हैं, फिटफाट है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जरा फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, लगता है कुछ अच्छा बनाएंगे। जी, चिकन कढ़ाई है सर हमारी डिश आज। चिकन कढ़ाई यानी पंजाबी ढाबा की डिश लेके आए हैं आज। बिल्कुल सर। तो जनाब चिकन कढ़ाई में क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं और ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई जाएगी? जी, रेस्टोरेंट स्टाइल में सर। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई जाएगी। आमतौर पे घरों में जो चिकन कढ़ाई बनाई जाती है उसका टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्यों होता है, रेस्टोरेंट स्टाइल में ज्यादा बनाने वाली मजेदार क्यों होती है, वो रेसिपी से आज हमें पता चलेगा, जो हमें बताएंगे शेफ यू के। ओके सर। जी बताइएगा क्या क्या चीजें यूज होंगी आज? हमारे पास सर पहले 3 ऑनियन थे, 1 कप पानी, इसको ग्राइंड किया। 1 कप हमारे पास चिली पेस्ट होगा। ये हाफ के जी चिकन के लिए? जी सर। ठीक है। 3 ऑनियंस और उसको ग्राइंड किया पानी में। और ग्राइंड करने के बाद हमारे पास पेस्ट है सर, गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट ये कितनी यूज होगी? 1 चम्मच सर यूज। 1 चम्मच यूज होगी। और क्या क्या डाल देंगे? ये ऑयल में फौरी डाल देनी है? जी इसको गार्लिक पेस्ट जो है जनाब वो ऑयल में डाल देनी है। और ऑयल कौन सा यूज किया है? ये सर गोल्डन घी मैंने इस्तेमाल किया सर। जनाब गोल्डन घी को इस्तेमाल किया गया है। गोल्डन घी बनाने वालों का कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि आपकी सेहत का जामन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं तो बाजार में जाके सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति। तो जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्डन बनास्पति के अंदर आज की डिश हमारी तैयार की जा रही है। और 1 करी स्पून हमने गोल्डन जो घी है उसका लिया है। और उसके अंदर हम अदरक का पेस्ट है। जी अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, जिसे हम फ्राई करेंगे। और जैसे ही इसकी रंगत चेंज होगी उसके बाद क्या ऐड किया जाएगा? ऑनियन ऐड करेंगे सर, इसको पकाएंगे। ऑनियन ऐड करके उसे पकाया जाएगा। जी। और उसके बाद क्या? उसके बाद हमारे पास 4 टमाटर थे, हमने इसको ये ग्रेवी टैप रखना सर। 4 टमाटर थे जनाब हमारे पास, उसको भी ग्राइंड करके पेस्ट हमने बना लिया। पहले अनियन ऐड किए जाएंगे। अनियन के ऐड होने के बाद हम इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड करेंगे, ताकि टमाटर ऐड करके ग्रेवी बनाने के लिए तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और ये खुश्क नहीं हो जाता। खत्म हो जाएगी सर इसकी। ठीक है जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं काफ़ी अच्छा कुक बनता चला जा रहा हूँ। तो शेफ यूके की थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझ में भी आ रही हैं, बनाना सीख रहा हूँ मैं। और अब इसे अच्छे से पकाया जाएगा जब तक इसकी रंगत चेंज नहीं होती और वाटर ड्राई नहीं होता, तब तक टमाटर ऐड नहीं करेंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद क्या? टमाटर ऐड करने के बाद सर हम इसे चिकन डालेंगे, हाफ के जी हमारे पास है। ठीक है। उसको थोड़ी सी बुनाई करेंगे इसी ग्रेवी के अंदर डालने के बाद हम आ जाएंगे इसका टेस्ट की तरफ। क्रैश चिली का 1/2 चम्मच होगा सर। ऑलरेडी हमारे ग्रीन चिली हमारे पास है, ग्रीन चिली डालेंगे। 1/2 टीस्पून होगा साल्ट का। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून होगा। जो चिकन कढ़ाई मसाला है सर वो 1 चम्मच डालेंगे। स्पेशल थोड़ा चिकन कढ़ाई मसाला 1 चम्मच डाला, ये हमारा स्पेशल है। ये खुशक धनिया हम लास्ट पे लगाएंगे। जो हमारी चटनी और रायता तैयार है वो हम डिश के साथ रखेंगे। गार्निश के लिए ये टमाटर, खीरा, धनिया, लेमन और गार्लिक, अदरक हमारे पास मौजूद है। ये लास्ट पे इसके ऊपर स्प्रेडिंग की जाएगी और मैजिक का काम करती है। ये जैसे ही गर्मा गर्म कढ़ाई के ऊपर इसको डाला जाता है ना, तो यकीन जानिए इससे जो अरोमा होता है
वो बड़ा जबरदस्त होता जी, है। जी। और दूर से आती हुई कढ़ाई अपनी महक को साथ ही लेते आती है और रास्ते में जितने लोग भी इसे स्मेल करते हैं उनका खुशक धनिया भी दिल सर ललचाता अपना है। फ्लेवर छोड़ेगा। खुशक धनिया लास्ट पे लगाएंगे, मसाला थोड़ा सा लास्ट पे लगाएंगे ताकि अपना वो फ्लेवर निकाले, उसका अरोमा स्टूडियो के अंदर फैले, लोगों को पता चल जाए डिश तैयार है, आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब ये गार्लिक जो है ये किस लिए? ये सर गार्निश के लिए ऊपर, ये गार्निशिंग के लिए इसे बारीक जूलियन कट करेंगे। जी। ठीक है, तो बारीक जूलियन कट इसका किया जाएगा। तो मैं आपकी शेफ हेल्प करता हूँ इसको कट करने में, उतनी देर आप बाकी रेसिपी भी बताएं कि रायता किस तरह से तैयार किया जाता है। रायता भी इसके साथ बड़ा जरूरी होता है। रहता सर हमारे पास जोगट था सर, ये जोगट है। ठीक है, इसमें सर हाफ टी स्पून मैंने साल्ट डाला, हाफ टी स्पून इसमें खुशक धनिया है, हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर है। इसको अच्छे से मिक्स किया, इसका अपना ही टेस्ट निकलेगा। अच्छे ग्राइंड नहीं करना सर, इसको मिक्स के साथ इसको मिक्स करेगा अच्छी तरह। ठीक है जी। मतलब ये रायता जो बनाना है उसके लिए आपने हाफ केजी के लिए एक कोली या इससे भी ज्यादा अगर आपने बनाना हो आप योगर्ट लें। जी। योगर्ट लेने के बाद उसका क्या करें? उसको सर हाफ टी स्पून साल्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून हमारे पास खुशक धनिया, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, इसका टेस्ट अपना होगा सर। अच्छा ये भी तो बताया, बहुत सारे लोगों को पुदीने की चटनी भी तो पसंद होती है ना, वो किस तरह से बनाए? अगर उन्होंने जीरे वाला दही नहीं खाना? जी सर, पुदीने की चटनी के लिए सर आप लिक्विड टाइप बनाना चाहते हैं तो उसमें आप एक कप में 3 से 4 पत्ते होंगे, लिक्विड टाइप होंगी जो जैसे अक्सर होटलों में रेस्टोरेंट में समोसे के साथ दी जाती है, उसी टाइप में बनानी है। आप पत्ते होंगे थोड़े से, उसको पानी के अंदर ग्राइंड करेंगे, पानी के ग्राइंड करने के बाद उसको टेस्ट लगाएंगे पाकिस्तानी, ताकि उसमें थोड़ा सा टेस्ट भी आए। बिल्कुल, टेस्ट आएगा तो सर मजेदार लगेगी चीज। वैसे शेफ मैंने आपसे कटिंग सीखनी है। कटिंग एक ऐसा हुनर है कि जब आपको आ जाता है तो बड़ा प्रोफेशनल लगता है बंदा चीज़ों को कट करते हुए। तो आप काफ़ी अच्छे से जो गार्लिक वगैरह है उन चीज़ों को कट कर लेते हैं, उसके लिए भी महारत चाहिए होती है। तो जनाब अब पेस्ट जो है टमाटर का उसे ऐड कर दिया गया है और टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद क्योंकि ऑनियन की रंगत थोड़ी ब्राउनिश हो चुकी थी जो कि ये बता रही थी कि अब ऑनियन कुछ हद तक पक चुके हैं, तो उसके अंदर हमने पेस्ट जो अब ऐड की है वो टमाटर की। टमाटर मैंने इसलिए ग्राइंड किया, अक्सर घरों में टमाटर का जो छिलक होता है वो इस तरह रह जाता है, नजर आता है। इसलिए पेस्ट इसका इसलिए बनाया ताकि इसका ग्राइंड अच्छी तरह हो जाए, पेस्ट भी अच्छा सारा बन जाए, तो हर चीज में मिक्स हो। ठीक है। अच्छा वैसे लोग आजकल जब आते हैं सर्दियों में ज्यादा क्या पसंद करते हैं खाने के लिए पंजाबी ढाबे पे? पंजाबी ढाबे पे हमारी वो बिरयानी आजकल चल रही है जबरदस्त। बिरयानी? जी जी। वैसे बिरयानी ज्यादा कराची के लोग पसंद करते हैं या पंजाबी भी करते हैं? पंजाबी सर, टेस्ट अच्छा होना चाहिए सर, हर जगह पे चल जाती है। हाँ, टेस्ट अच्छा हो तो कोई जो है वो आर नहीं है इस चीज में कि लोग पसंद करते हैं उसे खाने के लिए। तो जनाब गार्लिक भी काफी हद तक जो है वो कट कर लिया गया। ठीक कट किया मैंने? जी जी। ये लेमन के लेमन के 2 टुकड़े करेंगे, ये तो लास्ट के ऊपर लाजमी तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इससे खट्टा मीठा जो टेस्ट बनता है ना वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो हम ऑनियन और टमाटर इसको मिक्स करके ग्रेवी बनाई जा रही है। कितनी देर के लिए पकाया जाएगा? 5 से 7 मिनट लगेंगे। टमाटर और हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। ये इसको पका के इसके अंदर चिकन डालेंगे, चिकन को थोड़ी बनाई करके उसके बाद टेस्ट डालेंगे। ठीक है। टेस्ट जब हमारी डिश रेडी हो जाएगी उसके बाद हम फ्रेश क्रीम लगाएंगे। अच्छा, पुदीने की चटनी और इसके साथ साथ आपने काली मिर्च के रायता और जीरे का रायता किस तरह से बनाते हैं वो भी बताओ। जीरे का रायता सर सिंपल सा है। आपके पास जोगट है 1 कप, आपने उसे जीरा का उसे खुशबू लेना चाहते हैं सर, इसको जीरे को थोड़ा सा गर्म कर लें। गर्म करने से इसको क्रिस्पी हो जाएगा, नमी नहीं उसमें होगी, वो अपना एक फ्लेवर निकालेगा। जीरा होगा और सॉल्ट होगा सर उसमें। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने इमली की चटनी बनानी हो तो उसके लिए भी मतलब इस तरह की मैं चाहता हूँ रेसिपीज हम वक्तन फवक्तन बताते रहें। जरूरी नहीं कि वो चिकन कढ़ाई के साथ ही यूज होनी है, आजकल फिश का भी काफी ज्यादा सीजन जा रहा है, लोग घरों के अंदर बना रहे हैं, हंडिया के अंदर, ग्रेवी के अंदर और दीगर चीजों के अंदर। तो उसके लिए भी हमें बताना चाहिए कि इमली की चटनी। इमली की चटनी सर, इमली बाजार से मिल जाती है रेडी। उसको पानी 1 kg अगर इमली है या हाफ kg है आपके पास, थोड़ी होनी चाहिए। 200 ग्राम है आपके पास तो हाफ kg उसमें पानी डाल के ना उसको थोड़े गिना 1.5 के लिए रखें। ग्लव्स के हेल्प के साथ उसको अच्छी तरह उसको सारे मिक्स करने के बाद उसको किसी स्टैंडर में डाल दें। स्टैंडर में डालें, उसको चूल्हे पे चढ़ाएं 5 से 7 मिनट। उसका पानी और इमली दोनों पक जाएंगे, मिक्स हो। अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, वरना अदरवाइज टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, इमली ऑलरेडी खटास में होती है।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने बहुत सारे डैम तो देखे होंगे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया भर के अंदर कुछ ऐसे भी हैरत अंगेज डैम्स हैं जो कि इंजीनियर का शाहकार है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद जनाब हमारे बहुत ही अहम गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की आन है, जान है, शान है। जनाब जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ भी हैं, और आजकल इनका एक शो आज 41 के साथ बड़ा पॉपुलर जा रहा है, बड़ी ज़बरदस्त रिस्पांस ऑडियंस का उसके ऊपर आ रहा है। उनके होस्ट भी हैं, तो वेलकम करते हैं सर आपको शो के अंदर। डोगर साहब, क्या आप करते हैं अपने शो के अंदर? इतनी पॉपुलैरिटी, लोग उसको देखना बड़ा पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पे चुन चुन के शख्सियात को मेरिट की बुनियाद पे आप उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, और लोग जिनको जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये सेलिब्रिटीज़ अपने घर पे अपना दिन किस तरह से गुजारते हैं, आप तमाम तर मालूमात उनकी फराहम करते हैं उनको। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? बुखारी साहब, मैंने अभी 2 दिन पहले आपके शोज़ की इतनी तारीफ़ें की हैं, उसके बाद इतनी तारीफ़ तो बनती है आपकी तरफ से, वरना मैं भी आइंदा नहीं करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बात यह है कि जब आप मेरिट पे चलते हैं, हमारा काम है फैसलाबादियों को दिखाना। फैसलाबाद की जो भी अहम शख्सियात किसी भी शोबे से मुताल्लिक हों, वो शोबे से हों, कॉमर्स, बिजनेस एंड कॉमर्स से हों, वो तालीमी मैदान से हों, शेर व अदब से हों, हम उनको स्क्रीन पे लाते हैं। इवन खेल के मैदानों की शख्सियात भी, हमारी पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान जो थे इरफान माना, उनके साथ भी हमने शो किया। मकसद ये होता बताना कि हमारे फैसलाबाद में ऐसा ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है, ऐसे ऐसे नाबगा रोज़गार लोग मौजूद हैं कि आम शहरियों को बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता कि कितने बड़े लोग इस शहर में रह रहे हैं। मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी से मुताल्लिक़। सर माज़रत चाहूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ, आपके शोज़ बड़े वायरल हो रहे हैं जिनके प्रोमोस टीवी के ऊपर चल रहे हैं। जामिया सल्फिया में भी आपने एक प्रोग्राम किया था, तो मैं चाहता हूं उसकी झलकियां भी देखी जाएं। तो आइए नाज़रीन, डोगर साहब का ने जो जामिया सल्फिया के अंदर एक प्रोग्राम शूट किया था, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस उसमें किए थे, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में अहले हदीस के सबसे बड़े तालीमी मरकज़ जामिया सल्फिया के प्रिंसिपल, मरकज़ी रोज़ते हलाल कमेटी के मेंबर प्रोफेसर यासीन ज़फ़र। जामिया सल्फिया में कितनी मुद्दत होगी आपको? मेरी तालीम और ये तदरीस की और अदारी जो मुद्दत है 45 साल है। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 1983 में हुई। इसमें कोई आपकी पसंद भी शामिल थी? बड़ा एक निजी सा सवाल है आपका। इनके साथ आपका वक्त कैसा गुजरा? अगर मैं बताऊं तो शायद ये नाराज ना हो जाए। बहुत सारे मजहबी मदारस को फॉरेन फंडिंग भी होती है बहुत बड़े पैमाने पर, और फिर वो अपना एजेंडा भी यहाँ उसको प्रमोट करते हैं। अगर वो पाकिस्तानी है और यहाँ उसका किसी अदारे से कोई ताल्लुक है, इस तरह का मामला तो हो सकता है। अच्छा, आप ये बताइए, आप मोहब्बत की शादी को जायज समझते हैं कि नहीं? आप जो कहलाना चाहते मैं नहीं कहूँगा। डोगर साहब, बहुत ज़बरदस्त सवालात आपने किए, उस पर वो काफ़ी शर्मा भी रहे थे, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने देखी कि खाने मुनफिद दिखाए जा रहे थे, और आपके हर शो के अंदर दिखाए जाते हैं, और जब भी वो सोशल मीडिया पे आता है सैकड़ों कमेंट्स में पढ़ता हूँ नीचे जिस पे ये लिखा होता है डोगर साहब खाते बहुत हैं। तो सर इसमें कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं खाता घर से हूँ। अच्छा, ये दिखावा है? मैं अभी भी 2 पराठे खा के आया हूँ, तो मेरी अच्छी माशाल्लाह खुश खुराक हूँ, इसलिए आपको सेहतमंद नजर आता हूँ। अब ये जो खाने प्रोग्राम्स में होते हैं, बेसिकली ये शरारत है। ये शरारत मेरे साथ कई सालों से आरफ भाई कर रहे हैं, और ये यूं तासर देते हैं जितने खाने पड़े हुए हैं टेबल पे सारे मैंने खा जाने। और ये लगाई डोगर साहब ये के लिए? लगता है जैसे सजाई मेज ही मेरे लिए सजाई गई। हालांकि हम सिर्फ लुकमा लेते हैं, अलामती तौर पे खाते हैं। आज भी मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। अब मैंने सुबह इतनी दवाइयाँ खानी होती हैं, जब नाश्ता ना करूं तो कैसे खा सकता हूं? तो मैं तो भाई, मेरी बेगम गर्मा गर्म ज़बरदस्त देसी घी के पराठे पका के मेरे लिए रखती हैं। वो बड़ा हैवी नाश्ता होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अंडा होता है, बहुत कुछ होता है। उसके बाद नाश्ते के लिए बचता है कुछ नहीं आगे। तो अच्छा, ये आरफ है कि आज जो प्रोग्राम आप शूट करने के लिए जा रहे हैं उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं ना, और कब ऑन एयर होगा ताकि ऑडियंस को पता चल सके। देखिए, ये हमारे शहर के एक बड़े खूबसूरत बिजनेसमैन हैं। खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
बड़े नफीस आदमी हैं और अपने काम के साथ बड़े कमिटेड हैं। मैं ऐसे लोगों को खूबसूरत कहा करता हूँ। वैसे वो शक्ल सूरत से भी खूबसूरत हैं। ज़फ़र सरवर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो इनकी जो कॉटन पॉलिसी बनाई थी पाकिस्तान, इनकी पीटीआई गवर्नमेंट की, उसके खालिक हैं। बहुत ज़बरदस्त एक बिजनेसमैन हैं, फार्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और असद उमर जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनके कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो बड़ी वर्सटाइल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आज उनसे बहुत बातें होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पे आप सियासी और बिजनेस कम्युनिटी के लोगों का इंटरव्यू करते हैं, इल्मो अदब से और शायरी से मोहब्बत रखने वाले भी कई लोगों से करते हैं। पिछले दिनों आपने शेर अली मेर अली का किया और वो प्रोमो भी बड़ा वायरल हुआ था। आप कव्वाली सुनते सुनते आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया आपके, उस हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपका वो प्रोमो जो है ऑडियंस को दिखाएं। तो आइए नाज़रीन, आपको वो प्रोमो दिखाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसी फनकार जोड़ी से जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में फैसलाबाद का नाम रोशन किया। उस्ताद मेहर अली खान, उस्ताद शेर अली खान। परवेज मुशर्रफ ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अपने मुंह से आपका नाम लेके, उनकी साल आमतौर पे तो पता भी नहीं होता है वो किसको। वो सालगिरह थी ना 11 अगस्त को, तो उन्होंने खुद फोन किया कि आप ऐवान सदर में आए। आज माशाल्लाह आपकी वजह से आप उस्ताद मेहर अली खान साहब और शेर अली खान साहब को जो लेके आए हैं, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त का मुकाम है कि आप तशरीफ़ लाए। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। अजीज मियां कव्वाल भी रहे हैं, हाँ। उनको भी सुना आपने कभी? अजीज मियां तो पहली तो बात यह है कि वो सुर में नहीं था। ये बहुत बड़ा नक्श है कि आदमी सुर में ही नहीं। डॉक्टर साहब, देखा हमने कि कहा जाता है कि मौसीकी का ताल्लुक रूह के साथ होता है और ये इंसान को किसी और ही दुनिया में ले जाती है, और वो यहाँ पे महसूस करती हुई दिखाई दी। आपको सुन के क्या महसूस हुआ? किस दुनिया में चले गए? आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए? किसकी याद आई आपको? ये ना पूछिएगा, वैसे कहीं पहुंच गया था। वो कहते ना कि ले उड़ी मुझको किसी लम्हे की याद, वो मेरे पहलू में तन्हा रह गया। आहा आहा। तो म्यूज़िक जो है और इस तरह का सूफियाना कलाम, कव्वाल जब गाते हैं तो आप यकीन करें वजद तारी हो जाता है। क्या बात है। इतनी खूबसूरत दुनिया में पहुंच जाता है बंदा कि जहां एक खुद फरामोशी की सी कैफियत होती है, सब कुछ भूल जाता है इंसान। अच्छा सर, मैंने सुना है आप रोमांटिक भी बहुत हैं, तो इसका ताल्लुक उसके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रोमांटिक हूँ। अब मेरी जिंदगी भरी पड़ी रोमांस से, बहुत रोमांटिक हूँ। अच्छा सर, ये सुनते आप किसी पुरानी जिंदगी में तो नहीं छलांग लगा ली थी? वो रोमांस, कोई पुराना रोमांस याद आ गया हो यूनिवर्सिटी का? देखें, बात यह है कि मेरा तो एक एक सर आप ब्लश क्यों कर रहे हैं? एक लम्हा जो है मेरा रोमांस में गुजरता है। मैं रोमांस के बाद जिंदा ही नहीं रह सकता। तो यूनिवर्सिटी में क्या पहुंचना यार, पूरी जिंदगी पूरी लाइफ ही यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी जिंदगी एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हम हैं सर। आपको देख देख के रोजाना की बुनियाद पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा सर, आपने प्रोग्राम तो बहुत सारे लोगों के साथ शूट किया, कोई यादगार जो आपको बड़ा मजा आया हो उस प्रोग्राम को शूट करने का, और उस पर्सनैलिटी से खास तौर पे क्वेश्चनिंग करने का, उसके साथ एक दिन गुजारने का बड़ा मजा आया हो, कोई एक? देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ जो मैंने प्रोग्राम किए, बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग थे इसमें। एक फौजिया वड़ाई साहबा टोबा की नाज़म थी, उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। और इसके अलावा जो ख्वाजा शाहद रज़ाक सिक्का साहब हमारी बड़ी बहुत ही एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, उनके साथ बड़ा। एक सईद साहब, हमारे शेख सईद साहब फार्मर प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, बहुत अच्छा रहा उनके साथ। मियाँ दरीस साहब के साथ बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। असल में यहाँ की बहुत सारी शख्सियात हैं। अभी हाल ही में ज़फ़र संधू साहब, बहुत मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना नफीस आदमी, इतना ज़बरदस्त आदमी, एक सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरी है
मतलब मुझे बहुत सारा एक्सपोजर हुआ लोगों को मिलके, उनकी ज़िंदगियों को, उनकी स्ट्रगल को समझ के कि किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की, किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके अपना रास्ता बनाया और सोसाइटी में नाम पैदा किया। तो ये जो हमारा एक हम प्रोफाइल करते हैं या प्रोग्राम करते हैं किसी के साथ, इसमें बहुत कुछ लर्निंग, हमारी अपनी भी लर्निंग हो रही होती है कि लोगों को उनको समझने का मौका मिलता है कि वो कितना अच्छे तरीके से। हाँ, एक में याद आया, मैडम कुरतुलैन, वो कमाल की लेडी हैं यार, ज़बरदस्त। उनका प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। वो मैडम के ख्यालात, उनकी सोच, उनकी बातें, बहुत खूबसूरत खातून है। सर सज्जाद जानी के साथ भी आपका शो हुआ था, वो बड़ा वायरल हुआ। मैं चाहता हूं पहले उसकी झलकियां दिखाई जाएं। जनाब इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। सर मैं आपसे कोई एक लफ्ज पूछूंगा और उसे सुनते ही एक शॉर्ट सा आंसर जो भी आपके जहन में आए फौरी से आप डिलीवर कीजिएगा। स्टार्ट करें। अनान को ख्याल करना यार। ख्याल ही ख्याल है, आपका नहीं ख्याल करना तो हमने किसका करना? मुझे लगता है आपसे डर लगता है। नहीं सर, नहीं। आप जिस तरह फंसाते हैं ना लोगों को, यहाँ बाहर निकलते ना, आपके प्रोग्राम से बाहर निकलते सेगमेंट का वक्त 7 मिनट फुसर कर रहे होते हैं। सर 7 मिनट है, मैं चाहता हूँ मैं सारा कुछ पूछूं आपसे। तो फैसलाबाद, मेरी जान, मेरी जान। खाना मनपसंद? देसी मुर्गी। मनपसंद सिंगर? मनपसंद सिंगर? नुसरत फतेह अली खान। फेवरेट ड्रेसिंग? ड्रेसिंग पेंट कोट अच्छा लगता है। पेंट कोट। ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग। मनपसंद कोई डेस्टिनेशन आपकी जहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता हो? मुझे लंदन बड़ा खूबसूरत लगा था। ट्रैवलिंग का मौका कम मिलता है, लेकिन लंदन दोबारा जाना है इंशाल्लाह। मुझे अच्छा लगता है, बहुत प्यारा मुल्क। फेवरेट सियासी शख्सियत कोई एक पूरे पाकिस्तान में से? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। पसंदीदा खेल? क्रिकेट। हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुज्जर है। गुज्जर है। रमजान मिर्जा? स्कॉलर है। बिलाल डॉगर? शहजादा। शहजादा। अज़ादार हुसैन? अज़ादार 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 है। बहुत अच्छे। शराज भट्ट? फनकार। फनकार। शाहिदा परवीन? आपा। आपा है। जहांगीर अशरफ? स्टूडेंट। स्टूडेंट। फजील अहमद? ना पूछो यार, मैं पूछ रहे तो। फरजाना सदीक? फरजाना 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 क्रिमिनल रिपोर्टर। क्रिमिनल क्रिमिनल रिपोर्टर। तैयब मकबूल? तैयब मकबूल यार, बड़ा क्राइम रिपोर्टर। बड़ा क्राइम रिपोर्टर। हन्नान बुखारी? ये हीरो है। मोहम्मद अवैस? अताईनी? मोहम्मद अवैस? अवैस, अवैस जो है ना, वो एक जोहद मुसलसल में लगा। जोहद मुसलसल में। राना जाहिद? उमैर अजमत? उमैर सोच के बताएंगे। वो एक प्यारा इंसान, सूडो इंटेलेक्चुअल। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसके बदले में आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, तो आप ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, अगर जफर डोगर साहब सहाफी ना होते तो क्या होते? प्रोफेसर। प्रोफेसर होते। दूसरी शादी का मौका मिलेगा तो करेंगे? मौका तो पैदा करना पड़ता है ना। मैं वैसे एक शादी के हक में हूं। ठीक है। कैंडल लाइट डिनर पे किसके साथ जाना चाहेंगे? ज़ेबा बुख्तियार, अतीका ओडो, महनूर बलोच? यार ये किस हाथ से क्या होना, मतलब ये इकट्ठा नहीं हो सकते? इकट्ठे तीनों के साथ हो सकते। सर कोई एक, मतलब तीनों एक से बढ़ के एक है माशाल्लाह। लेकिन किसी और एक का हम नाम? वाइल जवानी में इन तीनों को पसंद करते रहे, बहुत ही अच्छी डिसेंट खवातीन हैं। कोई एक सर अगर चूज करना पड़े तो? यार मतलब एक क्यों भाई, तीनों खूबसूरत हैं। चार की इजाजत भाई। मेरी एक शादी है और तीन का ये नाम मौजूद है। मतलब ठीक है, मतलब ठीक है। जफर डोगर साहब तीनों के साथ जाने को तैयार है जनाब। मूवी में हीरो आना चाहें तो किसके साथ आना पसंद करेंगे? सबा हमीद, बुशरा अंसारी, हिना दिल पसीर?
यार मैं तो अपनी बेगम के साथ हूँ। नहीं सर, वो तो आना है, लेकिन अगर चूज इन तीनों में से करना पड़े तो किसके साथ फिर बोलिएगा। सबा हमीद, बुशरा अंसारी, हिना दिल पजीर। अच्छा, हिना का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन बुशरा अंसारी तो एटम बम है। तो मेरा ख्याल बुशरा अंसारी के साथ ठीक है, क्योंकि सारा काम वो खुद संभाल ले जी, बुशरा अंसारी, आपको डोगर साहब ने एटम बम करार दिया है, और अगर हीरो आए मूवी में तो आप ही के साथ आएंगे। किसी एक के साथ पूरा दिन गुजारना हो तो किसके साथ गुजारना पसंद करेंगे? बेगम के साथ। सर ठीक है, इससे हटके मैं पूछना चाह रहा हूं, मतीरा के साथ, लैला अली के साथ, या मीरा के साथ? यार अगर तो मतीरा के साथ गुजारा तो फिर मैं तो नहीं, वही गुजारेगी। तो अभी बाकी इन तीनों में से किसी एक को चूज सर अगर करना पड़े, किसे चूज करेंगे आप? मतीरा और मतीरा, लैला और मीरा। नहीं, मतीरा 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 के साथ, ठीक। जादू की झप्पी किसे देना चाहेंगे? जादू की झप्पी गले लगाना किसे चाहेंगे, खुरम कलीम साहब को या हमीद नकीबी साहब को? यार नकीबी साहब यार हमारे बॉस है। नकीबी साहब को लगाएंगे, खुरम कलीम साहब अगर आप पास में खड़े भी होंगे तो डोगर साहब आपको गले नहीं लगाएंगे। तो आगे चलते हैं। खतरनाक जंगल है, और खतरनाक जंगल में जिसे लेके जाएंगे वो वापस नहीं आएगा, जानवर उसे खा जाएंगे, लेकिन आप वापस आ जाएंगे। तो किसे साथ में लेके जाना पसंद करेंगे, अली खान या शहजाद जैदी? यार कमाल है, मैं भाई ऐसा काम नहीं करता। नहीं, फिर भी जंगल में यार हनान, आप नाम साजिश से बाहर आ जाएं। सर साजिश नहीं, एक नाम कोई ले दे आप। नहीं भाई सर एक नाम तो लेना पड़ेगा ना। ये अब सर जितने भी गेस्ट हैं सबने नाम लिए, कोई एक नाम ले दे। अली खान। आपने उल्टा सवाल कर दिया, कोई ना कोई ऐसा फंसाने वाला, अब मरवाओगे यार। सर एक नाम ले दे ना, कोई शहजाद जैदी या अली खान? मियां वकास। मियां वकास। अच्छा सर, खुदा न खास्ता कहीं बम धमाका अगर होता है तो उसकी कवरेज के लिए किसे भेजेंगे, फरजाना सदीक या तैयब मकबूल? कहीं हादसा होता था? हाँ, कहीं हादसा होता। तैयब को भेजेंगे यार, फरजाना बाज का डर जाती है। हाँ, फरजाना डर जाती है। फिर अच्छा, लोग होते हैं जी, कोई ऐसा कोई शरारत ना हो जाए फलां, तो ऐसे रश से एक दो बार ऐसा हुआ तो हमने कहा बीबी आइंदा आपको नहीं भेजेंगे। ठीक है। अच्छा सर, किससे मुस्कुरा के सलाम लेंगे, किससे जस्ट सलाम लेंगे, और किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगे? असाइनमेंट वाले पाशा साहब, मिस नगमा या फिर लाला जी? देखो यार, पाशा तो हमारी जान है, ये ओपन सीक्रेट है। तो उनसे मुस्कुरा के सलाम लिया जाएगा, मुस्कुरा के सलाम मिलेंगे। और किससे जस्ट सलाम लिया जाएगा, मिस नगमा या लाला जी? लाला से सलाम। लाला जी। मिस नगमा आपको देख के जफर डोगर साहब रास्ता जो है वो तब्दील कर लेंगे। मैडम नई नई आई, हमारा इतना तारुफ नहीं उनसे, तो इसलिए मैं रास्ता भी तब्दील हो सकता है, कल की बात कुछ और हो सकती है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पसंदीदा खेल आपका कौन सा है? पसंदीदा खेल? क्रिकेट सबसे ज्यादा जवानी के दौर में आपने क्रिकेट ही खेली, या इसके अलावा भी कोई और खेल? टेबल टेनिस? हमने हॉकी भी खेली, क्रिकेट भी खेली, बास्केटबॉल भी खेली है, फुटबॉल खेला और गुल्ली डंडा खेला। सारी गेमें जो देहातों में होती थी। हमारा तो एक, अगरचे शहरी हदूद में हम रहते हैं, लेकिन हमारा जो उसका कल्चर है वो देहाती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो खुले खेत होते थे, वहाँ सारी गेमें जो होती बचपन में सारी सब खेलते रहे, कोई आप नाम लेंगे सब खेलते रहे। सर अगर रिपोर्टर्स में से किसी एक को चैंपियन का खिताब आप देना चाहें तो किसे देंगे? यार इस वक्त तो हनान बुखारी को दूंगा। सर मैं मुझे छोड़ के, मेरे अलावा। आप तो एंकर है ना इस वक्त। चलें रिपोर्टर की बात कर रहे हैं। रिपोर्टर चैंपियन यार देखिए, मुझे सच्ची बात पूछे, मैं रमजान मिर्जा को बड़ा पसंद करता हूँ। रमजान मिर्जा, ठीक है, उनको चैंपियन का खिताब आप देना चाहेंगे। लेकिन उसके पीछे सर आप बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखते हैं, हार्ड वर्किंग होती है, न्यूज की क्वालिटी, क्वांटिटी, वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। वो मेरे ख्याल बेस्ट रिपोर्टर ऑफ द ईयर अवार्ड भी उसे मिला। जी जी। और वो जाहिर है बड़ी पूरी एवेल्यूएशन होती है उसमें, खबरों की क्वालिटी देखी जाती है, खबरों की क्वांटिटी देखी जाती है, आपकी टाइमिंग इन आउट देखी जाती है, आपका ओवरऑल बिहेवियर देखा जाता है, संजीदगी देखी जाती है जॉब के हवाले से, और काम में किस दर्जे की आप एक उसमें परफेक्शन है, ये सब कुछ जज करने के बाद फिर आपकी शख्सियत में इतना तवाज़ुन है, रमज़ान मिर्ज़ा साहब ठहराव है, डिसेंसी है, तो मेरा ख्याल। अच्छा सर, फेवरेट कैमरामैन कौन सा है अगर काम की बुनियाद पे देखा जाए? देखें, यहाँ हमारे मोहम्मद वकास बहुत शानदार कैमरामैन रहा है। आज सालगिरह भी है सर। राशिद, अच्छा उसको विश करते हैं जी हम जी। राशिद ने बहुत मेहनत की है जी। राजू बहुत अच्छा है, और बाकी भी सब ठीक है।
आजकल तो जनाब हम सलमान साहब के मज़े ले रहे हैं। बिल्कुल सलमान साहब चीफ कैमरामैन जो है बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, थोड़ा लड़कपन में चलते हैं। भाभी के अलावा कभी आपने किसी और भी खातून को गाना गुनगुना के सुनाया कभी? यार मैं आपको पता गाने शाने गा लेता हूँ, आवाज़ जैसी भी हो। बिल्कुल सर, ये तो खुशरू होने की निशानी। बहुत सारी को सुनाया, बहुत सारी खातून। लाजमी नहीं कि उनको मुखातब करके सुनाया जाए, ऐसे भी आप गुजरते हुए गुनगुना सकते हैं, गुजरते गुनगुना, या बैठ के कहीं महफिल में गा सकते हैं। तो जो मर्जी सुन ले। हम गा देते हैं, जो सुनना चाहे सुन ले। ठीक है सर। कोई अपनी तरफ ले जाना चाहे ले जाए, हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा सर, लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे, जिन्होंने इतना महफिल को सजाए रखा है? देखिए, आपको पता है मुझे 25 ईयर्स हो गए जर्नलिज्म में। इस्लामाबाद, लाहौर और फिर फैसलाबाद। अच्छे अच्छे मालकान के साथ वास्ता पड़ा। मोहसिन नकवी साहब की खूबी यह है कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट खुद रहे हैं, इसलिए उनके साथ काम करने का अपना एक मज़ा आता है। वो काम को चूँकि समझते हैं, वो चीज़ों को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फुल इन्वॉल्व होते हैं हमारे हर काम में। इसलिए हमें उनको समझाना भी आसान होता है और बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है जब वो खुद बहुत ज़्यादा हर चीज़ में हमसे एक स्टेप आगे बढ़ के वो चल रहे होते हैं। तो जब ये पता हो कि वर्किंग जर्नलिस्ट आपका ओनर भी है और वो खुद एक CNN इंटरनेशनल जो है उसके वो साउथ एशिया के हेड रहे हैं, तो एक इंस्पिरेशन आपको मिलती है। ये जो इंस्पिरेशन होती है, ये मोटिवेशन, ये बहुत बड़ा एसेट होता है आपका। इस अदारे में हमें ये सबसे बड़ी जो चीज़ मिली है, ये इंस्पिरेशन बहुत मालिक की तरफ से मिलती है कि वो खुद चीज़ों को समझते भी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट रहे हैं और एक वर्कर दोस्त। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी दे। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज का सवाल था हमारा कि भगत सिंह का ताल्लुक फैसलाबाद की किस तहसील से है, तो उसका जवाब है जड़ावाला से। तो अक्सा नामी लड़की हैं जिन्होंने आज का गिफ्ट टेम्पर बायो आमला की तरफ से जीता है, तो अक्सा बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।